हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर के क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 19 युवावस्था के बारे में। अब ये है बालक के जीवन की एक और नई अवस्था युवावस्था। किशोरावस्था हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब युवावस्था के बारे में हम लोग इस चैप्टर में विशेष अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में। बालक वैवाहिक या फिर युवावस्था में वैवाहिक जीवन जीता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और ये अवस्था उसके लिए किस प्रकार से लाभदायक होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि युवावस्था होती क्या है। तो युवावस्था को प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं और यह व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। युवावस्था को प्राप्त करके बालक क्या हो जाता है? पूर्ण वयस्क हो जाता है। यानी जब बालक युवावस्था को प्राप्त करेगा तो क्या हो जाता है? वयस्क यानी मैच्योर हो जाता है और अब उसमें अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता का विकास हो जाता है। क्या करेगा? और संतान को जन्म देगा और क्या करेगा? वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है। किस अवस्था में? युवावस्था में। फिर और उसके बाद क्या करता है? संतान का लालन पोषण करता है, उनको पालना वगैरह। फिर और क्या करेगा? काम धंधा शुरू करता है, यानी व्यवसाय करना प्रारंभ करता है। फिर इसके बाद व्यक्ति की इस अवस्था में आता है, उसके कार्य के प्रति रुचि बढ़ जाती है, यानी वो उसकी रुचि जिस क्षेत्र में होगी वह क्या करता है? उसी क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करता है। और क्या करेगा? अपने माता पिता की देखभाल, माता पिता की देखभाल और सेवा। किस अवस्था में? युवावस्था में। और क्या होता है इस अवस्था में? युवावस्था में बालक के मतलब व्यक्ति के माता पिता और बच्चों के मध्य अंतःक्रिया होते हैं, यानी अपने माता पिता की सेवा तो करेगा लेकिन अपने परिवार में क्या बना के रखेगा? इंटररिएक्शन। यानी जब बालक व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश कर जाता है तो वो क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, उसके सभी अंगों का विकास हो जाता है, वह मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है और उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता का विकास हो जाता है। वह विवाह के बंधन में बंध जाता है। संतान उत्पत्ति होगी तो उनके लालन पोषण पर ध्यान रखेगा। उसके लिए क्या करता है? वह व्यवसाय करता है। व्यवसाय किस क्षेत्र में करेगा? जिसमें उसकी रुचि होती है। फिर इस अवस्था में अपने माता पिता की देखभाल करता है, उनकी सेवा करता है और अपने परिवार में उसके माता पिता और उसकी जो संतान होती है अपने बच्चों के बीच क्या करता है? अंतःक्रिया स्थापित करता है, यानी इंटररिएक्शन बना के रखता है। यानी जब व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसे बैलेंस बना के रखना होता है। किन किन के मध्य? अपने पेरेंट्स और वह जिसके पेरेंट्स हैं उन सब के मध्य उसे संबंध बना के रखना पड़ता है। तो ये सभी क्या हो सकती है? युवावस्था की विशेषताएं हो सकती है। कि जब हमसे पूछा जाए कि युवावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती तो क्या होगा? इस अवस्था में व्यक्ति वयस्क हो जाता है, संतानोत्पत्ति की क्षमता आ जाती है, विवाह के बंधन में बन जाता है, अपने संतान का लालन पोषण करता है, व्यवसाय को चुनने की अवस्था होती है, ये व्यवसाय रुचि के अनुसार करता है, यानी इसकी रुचि बढ़ जाती है, अपने माता पिता की देखभाल उनकी सेवा करता है, अपने बच्चों और माता पिता के मध्य अंतःक्रिया स्थापित करता है। तो ये सभी क्या है? युवावस्था की विशेषताएं हैं। फिर इस अवस्था में युवावस्था का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है विवाह, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीवन साथी को चुनना, यानी जो लाइफ मेट होता है, लाइफ मेट का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए वो पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये सभी थी युवावस्था की विशेषताएं। और उसके बाद देखा जाएगा कि युवावस्था में व्यक्ति जब विवाह करता है तो विवाह के लिए वह अपने जीवन साथी को चुनता है। तो उस जीवन साथी का चुनाव किस बेसिस पे उसे करना चाहिए? तो उसके लिए कई पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हो जाएगा जीवन साथी का चुनाव, या फिर कह सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइफ मेट। क्लास में साथ पढ़ते तो उसे क्या कहते हैं? क्लासमेट। तो उसी तरह जो पूरी ज़िंदगी अपने साथ बिताते उसे कहते हैं लाइफ मेट।
तो अब अपने जीवन साथी का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए, तो उसके बेसिस क्या होना चाहिए, विवाह के समय उम्र सही होनी चाहिए। मतलब जिस समय हम जिसका विवाह कर रहे हैं, जिसके साथ विवाह कर रहे हैं व्यक्ति, उसकी क्या होनी चाहिए, विवाह के समय उम्र सही होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। या फिर यानी कि वो नाबालिग नहीं होना चाहिए या फिर अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, विवाह के समय सही उम्र। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा कि पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए, यानी उसका सोशल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। सोशल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए, भावनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, यानी वो इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइफ मेट के सिलेक्शन में उसकी जो बौद्धिक योग्यता है वो सही होनी चाहिए। यानी कि बौद्धिक योग्यता को हम क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसमें बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा, आर्थिक स्तर में समानता होनी चाहिए, यानी जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, मतलब व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा, लाइफ मेट जो भी होगा, वो क्या होना चाहिए, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर सेम होना चाहिए, यानी आर्थिक स्तर में समानता होनी चाहिए। यानी एक दोनों में से कोई भी एक ना तो अधिक पैसे वाला होना चाहिए, ना ही एक अधिक गरीब होना चाहिए, यानी दोनों का जो स्तर होता है आर्थिक स्तर वो समान होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्तर में समानता होनी चाहिए। अगर आर्थिक स्तर में समानता नहीं होगी तो दोनों को कष्ट हो सकते हैं। और अगली विशेषता होनी चाहिए, उनमें जातीय समानता होनी चाहिए। हमारा जो इंडियन कल्चर होता है उसमें इसको प्रायोरिटी दी जाती है। जीवन साथी के चुनाव के लिए अगर पेरेंट्स भी अगर जीवन साथी का चुनाव करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जाति देखते हैं कि जाति सेम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, धर्म भी सेम होना चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, धार्मिक समानता होनी चाहिए। पहले धर्म देखा जाएगा, धर्म सेम है, उसके बाद क्या देखा जाएगा, जाति सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, आर्थिक स्तर सेम होना चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड होना चाहिए, इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पे रोने लग जाए, वो मतलब समझदारी रखने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी क्या होता है, ये सभी वो कैरेक्टर्स हैं जो एक अच्छे लाइफ मेट में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, उसकी विवाह के समय उम्र अच्छी होनी चाहिए, ना वो अधिक उम्र का होना चाहिए ना कम उम्र का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, मतलब समाज में उसकी रेपुटेशन किस तरीके की है वो पता होनी चाहिए। इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए पढ़ने लिखने में। उस आर्थिक स्तर में दोनों की समानता होनी चाहिए, मतलब दोनों का बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, जाति सेम होनी चाहिए, धर्म सेम होना चाहिए। तो अगर ये सभी सही है, जिसमें ये सभी कैरेक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए सही लाइफमेट हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वैवाहिक सामंजस्य, यानी व्यक्ति के युवावस्था के सबसे मेन कार्य क्या होता है, विवाह करना। विवाह के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, जीवन साथी चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, हो गया हमने सारी क्वालिटीज़ देख ली। अगर ये सारी क्वालिटीज़ मिल रही है, जीवन साथी का चुनाव हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद कई चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। पति और पत्नी दोनों को कई क्षेत्रों में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब ये एडजस्टमेंट किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे कहते हैं वैवाहिक सामंजस्य, यानी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वैवाहिक जीवन होता है, उसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख संस्था है। परिवार से ही देश एवं समाज का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण विवाह के पश्चात पति पत्नी के आपसी मिलन एवं प्यार से प्रारंभ होता है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सुख शांति एवं आनंद व खुशी का अनुभव करता है। यानी जब पति और पत्नी दोनों के बीच वैवाहिक सामंजस्य अच्छी तरीके से, यानी दोनों के बीच एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छी तरीके से हो सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों होते हैं, उन दोनों का
बीच का जो सामंजस्य होता है, एडजस्टमेंट होता है, वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट हो जाएगा तो उनकी फैमिली अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर उनका परिवार अच्छा होगा तो समाज में अच्छी तरीके से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश अच्छी तरीके से चल सकता है। अगर लेकिन कभी कभी क्या होता है, पति और पत्नी के बीच सामंजस्य अच्छा होता है लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं टिक पाती, यानी वैवाहिक सामंजस्य में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हो जाएगा कि व्यक्ति के जीवन का जो वैवाहिक जीवन होता है, उसने वैवाहिक सामंजस्य स्थापित कर लिया, लेकिन उस सामंजस्य को स्थापित करने में प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी, तो वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। वैवाहिक सामंजस्य की समस्याएं कह सकते हैं, वैवाहिक सामंजस्य की समस्याएं। दोनों के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स कब आएगी, जब एक तो दोनों में ईगो आ जाएगा। दोनों में ईगो आएगा तो भी इनके दोनों के बीच खटाव होगा, मनमुटाव हो जाएगा, खटास हो जाएगी, तो झगड़े हो जाएंगे, तो वैवाहिक सामंजस्य नहीं हो पाएगा। और क्या हो जाएगा, जब लड़के की तरफ से किसकी मांग होगी, डाउरी की, यानी जब दहेज की मांग होगी तब भी उनका वैवाहिक जीवन खतरे में आ सकता है। फिर जब सास और बहू दोनों के बीच झगड़े होंगे, दोनों का तालमेल सही नहीं होगा। ये ईगो तो किस में होगा, पति पत्नी दोनों के बीच। अब इसमें पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकती है, ठीक है। फिर जब लड़के वाले दहेज की मांग करेंगे लड़की से, तब भी दोनों के बीच मनमुटाव हो जाएगा। जब सास बहू के रिश्ते में खटास होगी। फिर और क्या हो सकता है, जब पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे पे क्या नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, यानी उन दोनों में विश्वास की कमी है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं करता और पत्नी पति पे विश्वास नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका जो वैवाहिक सामंजस्य है वो सही नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद और क्या आएगा, जब आर्थिक तंगी आएगी, उनके परिवार में क्या आ जाएगी, आर्थिक तंगी आ जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी, तो दोनों को किसकी ज़रूरत होगी, धन की कमी होगी, पैसों की कमी हो जाएगी। तो ये भी एक मेन कारण हो सकता है कि दोनों एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। और हो जाएगा सहनशीलता का अभाव, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी होने पर दोनों सहन नहीं कर रहे हैं, दोनों सहन नहीं कर रहे, बात बात में झगड़ रहे हैं, मतलब उनमें सहनशीलता की कमी है। एक कुछ कह रहा है तो दूसरा सुन नहीं रहा, उल्टा वापस जवाब दे रहा है ना। तो ऐसा हो जाएगा, तो उनमें किसकी कमी है, सहनशीलता की कमी है। फिर और कौन सी कमियां हो सकती है, पति पत्नी की उम्र में अधिक अंतर होना, यानी जब पति और पत्नी दोनों की उम्र में अंतर ज़्यादा होगा, दोनों में उम्र में अंतर, जब दोनों की एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उनके ख्यालात कैसे मिलेंगे, मतलब एक जब सेम एज के होते तो वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं कि इस अवस्था में कौन कौन से हो सकता है। लेकिन जब उनके एज में बहुत अंतर होता है तो उन दोनों के सोचने के नज़रिए में भी बहुत फ़र्क होता है, उन दोनों का नज़रिया अलग होता है, दोनों के सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो वो भी क्या मेन कारण हो सकते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाने के, ठीक है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं पति और पत्नी दोनों के बीच एडजस्टमेंट नहीं कर पाने के। तो ये सभी तो कौन से कारण थे, पति और पत्नी के बीच, है ना, ये सभी कारण थे पति पत्नी के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो पाने की। लेकिन अब कभी कभी क्या हो सकता है, परिवार वालों की वजह से भी वैवाहिक जीवन में सामंजस्य नहीं हो पाता। अब ये किसकी वजह से होगा, ससुराल वालों की वजह से भी हो सकता है ना, ससुराल की वजह से भी दोनों के बीच सामंजस्य नहीं हो सकता। और किसकी वजह से नहीं होगा, लैंगिक समायोजन की वजह से भी नहीं होगा, लैंगिक समायोजन, इनकी वजह से भी दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है। तो ये कारण है एक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरीके से आ सकती है, कौन कौन ये प्रॉब्लम ला सकता है। अगर इन सभी बातों पर ध्यान से गौर किया जाए तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छी तरह से प्रारंभ हो सकता है या फिर अच्छी तरीके से चल सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो सारी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि माता पिता सोचते हैं कि हाँ उसकी शादी हो गई तो अब हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, ये दोनों अब अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो माता पिता की जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है। अब ये जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी आएंगी उनके माता पिता में, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जब वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति ने युवावस्था में प्रवेश कर लिया, तो माता पिता की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती है। अब वे जिम्मेदारियां कौन कौन सी आएंगी,
तो अगला टॉपिक है माता पिता का उत्तरदायित्व। माता पिता का क्या उत्तरदायित्व है? उन्हें किसके रूप में कार्य करना चाहिए? गाइड यानी शिक्षक के रूप में उसे कार्य करना चाहिए। मतलब व्यक्ति को बताना चाहिए, शिक्षक के रूप में उसे गाइड करना चाहिए, गलतियां होने पर उसे बताना चाहिए। और निर्माणक के रूप में यानी व्यक्ति माता पिता को बताना चाहिए कि अपने बच्चों को कि वो अपना जीवन किस तरीके से जी सकते हैं और कौन कौन सी इस अवस्था में, क्योंकि माता पिता खुद एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस अवस्था में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना चाहिए? उन्हें गाइड करना चाहिए आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, और उन्हें बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए, उनके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें काम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मित्र के रूप में सहायता करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। शिक्षक के रूप में, निर्माणक के रूप में, मित्र के रूप में, और क्या हो जाएगा? समन्वयक के रूप में। समन्वयक का अर्थ हो जाएगा एडजस्टमेंट, है ना। फिर उसके बाद है प्रबंधनकर्ता के रूप में, यानी मैनेजमेंट करना। अपने जीवन में क्या करना चाहता है उसमें क्या करना? मैनेजमेंट करना, कि हाँ तुझे इस तरीके से तू कर सकता है, ये मैनेजमेंट है, इस तरीके से उसे कार्य करना चाहिए। और पालक के रूप में उसका ध्यान रखना, पालन पोषण वाला पालक है ये। तो ये सभी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर माता पिता को अपने बच्चों का, अपने उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व संभालना चाहिए कि उसे किस किस रूप में, किस क्षेत्र में गाइड करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 युवावस्था, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।